हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 6 सततता और अवकलनीयता शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सततता या कंटिन्यूटी का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक फलन y बराबर fx के वक्र पर विचार करते हैं, जिसे मैं बिना पेंसिल उठाए बना रहा हूँ। इसमें एक पर्टिकुलर बिंदु जो कि x एक्सिस पर है, x बराबर a, इसके संगत अगर ध्यान दें तो इसका वक्र विच्छेदित या टूटा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार y बराबर fx को x बराबर a पर सतत कहा जाता है। इसके विपरीत यदि मुझे किसी फलन y बराबर fx का वक्र बनाते समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पेंसिल उठाने की आवश्यकता पड़े, तो उस पर्टिकुलर बिंदु x बराबर a पर फलन असतत कहलाता है। अर्थात किसी फलन के सतत होने का अभिप्राय उसके वक्र का बिना टूटे हुए बनाया जाना है, और किसी फलन के असतत होने का अभिप्राय उसके किसी पर्टिकुलर बिंदु पर फलन के वक्र का विच्छेदित होना है। इस प्रकार इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनने वाली है। एक फलन y बराबर fx किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि fx का वक्र x बराबर a पर टूटा हुआ न हो। ये चित्र इसके सामने दिया गया है, जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं। और यदि इसके विपरीत y बराबर fx का वक्र x बराबर a पर टूटा हुआ या विच्छेदित हो, तो फलन y बराबर fx x बराबर a पर असतत कहलाता है, जिसका मतलब इस चित्र से समझा जा सकता है। इसका मतलब किसी फलन के किसी पर्टिकुलर बिंदु x बराबर a पर सतत या असतत होने की जांच करने के लिए उसका वक्र या ग्राफ बना लेना चाहिए। लेकिन वक्र या ग्राफ बनाना एक चुनौतीपूर्ण और अधिक समय लेने वाला कार्य है। अतः हम यहाँ किसी अन्य विधि के उपयोग से सतत या असतत होने की जांच करने वाले हैं, और इस कार्य को करने के लिए हम कक्षा 11 में अध्ययन किए गए दाईं और बाईं सीमा के सूत्रों का उपयोग करने वाले हैं, जिनकी पुनरावृत्ति कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले फलन की बिंदु x बराबर पर बाईं सीमा ज्ञात करना। किसी फलन fx की बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा को fa-0 या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx से व्यक्त करते हैं और निम्न सूत्र से उसे ज्ञात करते हैं। fa-0 इज इक्वल टू द लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, जहाँ पर h का मान 0 से बड़ा होगा। इसके ऊपर हमने पिछले वर्ष यानी कक्षा 11 में प्रश्नमाला 10.1 को हल किया हुआ है। इसी प्रकार फलन fx की बिंदु x बराबर a पर दाईं सीमा को fa प्लस 0 या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx से व्यक्त करते हैं, और जिसका सूत्र इसी प्रकार जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर ज्ञात किया जाता है। तो ये आपका दाईं सीमा का सूत्र हो जाएगा। इसको भी आपने कक्षा 11 में बहुत बार यूज़ किया है। नेक्स्ट टॉपिक है फलन fx का बिंदु x बराबर a पर मान ज्ञात करना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक दो उदाहरण हल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने fx एक फंक्शन लिया है जिसका मान है x प्लस 3, और अगर हमें कहा जाए x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात करें, तो इसका मतलब होगा जहाँ जहाँ फलन में x आ रहा है वहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो यहाँ पर RHS में बन जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। ये बिंदु 2 पर फलन का मान होगा। इसी प्रकार f5 का मतलब होगा बिंदु 5 पर फलन का मान। तो जहाँ जहाँ x है फलन में वहाँ पर हमने लिख दिया 5, तो उत्तर बन जाएगा 8, जो कि 5 पर फलन का मान होगा। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने फंक्शन लिया है cos x माइनस 2, और मुझे अगर ज्ञात करने को कहा जाए f पाई
तो उसका मतलब बन जाएगा cos पाई माइनस 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं लिख दिया पाई, तो इसकी वैल्यू बनेगी -1 -2 मिलकर -3, जो कि पाई बिंदु पर फलन का मान होगा। इस प्रकार किसी भी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात किया जा सकता है, जो कि वास्तविक और अवास्तविक कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रहे कि फलन का मान केवल वास्तविक हो तभी वो फलन उस बिंदु पर परिभाषित होता है, अन्यथा नहीं। अब जब हमने दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के मान के बारे में ज्ञात करना सीख लिया है, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट टॉपिक यानी किसी बिंदु पर सतत होने की जांच करने की। तो कोई फलन बिंदु x बराबर a पर सतत होता है यदि उस बिंदु पर उस फलन की बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान एक समान हो या वास्तविक रूप से एक समान हो। अर्थात फलन f(x) x बराबर a पर सतत होता है यदि उसकी बाईं सीमा, फलन का मान और दाईं सीमा का मान एक जैसा आ जाए, लेकिन वास्तविक रूप से एक जैसा आ जाए। अब यहाँ आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई फलन f(x) सतत नहीं होगा यदि x बराबर a पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और या फलन का मान वास्तविक संख्या प्राप्त ना हो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने किसी फलन की बाईं सीमा का मान ज्ञात किया और वो आ गया इन्फिनिटिव, और फलन का मान भी आ गया इन्फिनिटिव और दाईं सीमा का मान भी आ गया इन्फिनिटिव। तो देखने में ये सारे मान एक जैसे फील हो रहे हैं, लेकिन ये मान वास्तविक रूप से परिभाषित नहीं है। अतः हम इस स्थिति में ऐसे फलन को सतत नहीं कहेंगे, यानी इन तीनों के मान वास्तविक संख्या प्राप्त हों और फिर वो आपस में एक जैसे हों तो ही वो फलन सतत कहलाएगा, अन्यथा नहीं। अब हम किन मानों को वास्तविक नहीं मानते, उसके लिए आपको इन्फिनिटिव, 0/0, अनंत बटे अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 की पावर 0, 1 की पावर अनंत, अनंत की पावर 0 और 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन फॉर्म्स का ध्यान देना चाहिए, जिसमें से ये आखिर वाली 7 जो हैं ये अनिर्धार्य रूप होते हैं। इसका मतलब अगर यदि इनमें से कोई मान अगर हमें मिलता है विद इन्फिनिटिव, तो ऐसे मानों को हम वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे। तो प्रश्न हल करते समय इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ तक तो हुई एक पर्टिकुलर बिंदु पे सतत या असतत होने की जांच करने की बात। यदि अब अंतराल में सतत होने की जांच करनी हो तो वो किस प्रकार की जाए। कक्षा 11 में हमने अंतराल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा उसको हम रिपीट कर सकते हैं। मेनली हमने 2 प्रकार के अंतराल पढ़े हैं, एक तो खुला अंतराल और एक बंद अंतराल, ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब जिसमें ये एक प्रकार का होता है सेट, जिसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट ए से हमेशा बड़े लेकिन बी से हमेशा छोटे होते हैं। कहने का मतलब ये उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जो ए और बी के मध्य में होती हैं, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है। इसी प्रकार बंद अंतराल का मतलब होता है इसमें यदि एक्स टाइप के एलिमेंट हों तो वो एलिमेंट ए या ए से बड़ा, बी या बी से छोटा हो सकता है। कुल मिलाकर बंद अंतराल का मतलब होता है कि ए और बी के मध्य सभी वास्तविक संख्याएं जिसमें ए भी शामिल हो और बी भी शामिल हो, तो ऐसे अंतराल को बंद अंतराल कहा जाता है। इसके बाद शुरू करते हैं किसी अंतराल में सतत या असतत होने की जांच करना। पहले बात करते हैं खुले अंतराल में। एक फलन f(x) खुले अंतराल ab में सतत होगा यदि वह फलन f(x) इस खुले अंतराल ab के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। यानी प्रत्येक बिंदु पर जांच करनी चाहिए कि वो उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है या नहीं। इसके बाद एक फलन f(x) बंद अंतराल ab में सतत कहलाता है यदि वह इससे बनने वाले खुले अंतराल में सतत हो। वो तो हम जानते ही हैं कि बंद अंतराल के अंदर खुला अंतराल शामिल होता ही होता है, फर्क होता है सिर्फ 2 पॉइंट का, ए और बी का। इसका मतलब बंद अंतराल में सतत होने के लिए खुले अंतराल में सतत होना अति
आवश्यक है। अब शेष बचे 2 पॉइंट में जो ए है उसके लिए शर्त होनी चाहिए एफ ए इक्वल एफ ए प्लस 0, यानी कि दाईं सीमा और फलन का मान बिंदु ए पर एक जैसे होने चाहिए, और बी के लिए बाईं सीमा यानी एफ बी माइनस 0 और फलन का मान एफ बी एक जैसे होने चाहिए। यानी कि बंद अंतराल में सतत होने के लिए 3 शर्तें होना अति आवश्यक है। पहली, खुले अंतराल में सतत, फिर ए पर दाईं सीमा और फलन का मान एक जैसे, और बी पर फलन की बाईं सीमा और फलन का मान एक जैसे हों। अब इसमें बाईं सीमा नहीं है, इसलिए इस चीज़ को दाईं ओर से सतत होना भी कहा जाता है, और इसमें दाईं सीमा नहीं है तो इसे बाईं ओर से सतत होना कहा जाता है। अर्थात x बराबर a पर दाईं ओर से हो सतत और b पर बाईं ओर से सतत। लेकिन अब यहाँ भी एक मुश्किल है कि अंतराल में अनंत बिंदु होते हैं, तो सभी बिंदुओं पर सतत या असतत होने की जांच करना संभव नहीं है। इसलिए हम केवल उन्हीं बिंदुओं का चुनाव करते हैं जिन पर फलन का मान बदल रहा हो। अब इस पर जो क्वेश्चन है उनको करते समय हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अंतराल के क्वेश्चन को जब हम हल करें तो उन्हीं बिंदुओं का चुनाव करें जिन पर फलन का मान बदल रहा हो। अब हम अगला कार्य जो करने वाले हैं वो है सतत फलनों के महत्वपूर्ण उदाहरण या ऐसे फलन जो सर्वत्र सतत होते हैं। लेकिन सर्वत्र सतत होने का अभिप्राय है कि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होना। दोनों का मतलब मोस्टली एक जैसा सही है। ये वाली जो चीज़ें हैं या जो सर्वत्र फलनों के उदाहरण या सर्वत्र असतत फलनों के जो उदाहरण हैं वो आपको आगे कंपटीशन एग्ज़ाम या हमारी प्रश्नमाला 7 में आपको फिर से काम में आएंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जिसके अंदर फर्स्ट फंक्शन है अचर फलन। अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन जिसमें फलन एफ एक्स एक कांस्टेंट सी के इक्वल हो तो इसे अचर फलन कहा जाता है। इसके वक्र पर ध्यान देते हैं। ये एक y अक्ष के समांतर सरेखा होती है जिसमें c का मान प्लस होने पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ रेखा और c का मान माइनस होने पर मूल बिंदु से नीचे की तरफ एक सरेखा होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेखा किसी बिंदु पर टूटती नहीं है, इसलिए अचर फलन एक सर्वत्र सतत फलन का अच्छा उदाहरण है। तो हमें जहाँ भी अचर फलन मिले तो हम कह सकते हैं कि वह एक सतत फलन होगा। दूसरा एग्जाम्पल है रेखिक फलन जिसमें एफ एक्स जो भी फलन हो वो एक घातीय रूप में हो, यानी यहाँ पर x की घात 1 है तो इसे हम रैखिक फलन कहेंगे। अब यदि इसको y के इक्वल मानकर इसको हल किया जाए तो एक रेखा को व्यक्त करेगा जो कि सर्वत्र सतत फलन होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फलन ले रहा हूँ 2x + 1 जिसको मान लिया y के इक्वल। अब यदि इस रेखा का वक्र बनाएं तो आप देख सकते हैं ये कहीं पर भी विच्छेदित नहीं होगा, अतः रैखिक फलन भी एक सतत फलन का अच्छा उदाहरण है, या हम कह सकते हैं कि रैखिक फलन सर्वत्र सतत होते हैं। अगला है मापांक फलन। मैं सबसे सिंपल मापांक फलन ले रहा हूँ mod x, जिसको हम जानते हैं कि इसका मान x होगा यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, -x होगा यदि x का मान 0 या 0 से छोटा हो। और यदि हम इसको y के इक्वल मान लें तो देखते हैं कि इस मापांक फलन का ग्राफ कैसा आएगा। इसका वक्र v शेप में होता है जिसमें ये वाला मान या ये वाली जो सरेखा है वो होती है y बराबर x और ये वाली सरेखा होती है y बराबर -x। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसका वक्र भी कभी किसी बिंदु पर विच्छेदित नहीं होता, इसलिए मापांक फलन भी एक सर्वत्र सतत फलन होता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बहुपद फलन, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें x की घातें धन पूर्णांक होती हैं और शेष a0, a1, a2 आदि कांस्टेंट होते हैं।
इसके लिए मैं एक बहुपद का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x, जिसका वक्र कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसका वक्र किसी भी बिंदु विच्छेदित नहीं होता। अतः बहुपद फलन भी सर्वत्र सतत फलन होते हैं। इसके बाद हैं त्रिकोणमितीय फलन sin x और cos x, जिनके वक्र कुछ इस प्रकार होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत फलन होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चर घातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें a की पावर x या e की पावर x जैसे फंक्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर e की पावर x का जो वक्र है उस पर ध्यान देते हैं, जो कि पुनः एक सर्वत्र सतत फलन का उदाहरण है। तो इस प्रकार चर घातांकी फलन भी सर्वत्र सतत होते हैं। अगला है लघुगणकीय फलन यानी एफ एक्स बराबर log x, जिसमें बेस होता है e। इसका वक्र कुछ इस प्रकार होता है, जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होता या विच्छेदित नहीं होता, इसलिए यह भी एक सर्वत्र फलन है, सर्वत्र सतत फलन है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं असतत फलनों के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाकर असतत हो जाते हैं। जिसमें से पहला है 1/x, जो कि x बराबर 0 पर असतत होता है। वैसे भी x बराबर 0 पर अगर मैं इस फलन का मान ज्ञात करूं तो 1/0 यानी वो बन जाएगा इनफाइनाइट, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए x बराबर 0 पर असतत होता है। और अगर इसका ग्राफ देखें तो आपको 0 पर आकर पेंसिल उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 0 पर इस फलन का ग्राफ विच्छेदित होता है, इसलिए यह 0 पर असतत होगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं tan x और sec x, जो कि π/2 के विषम गुणज यानी π/2, 3π/2 इन पर असतत होते हैं, क्योंकि इन बिंदुओं पर इन फलनों के मान वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होते, जिनके ग्राफ कुछ इस प्रकार बनते हैं। और इन फलनों के ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ेगी, या यूं कहूँ कि ये किसी न किसी बिंदु पर जाकर विच्छेदित हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों फलन असतत फलन होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स π/2 के विषम गुणज पर। इसी प्रकार cot x और cosec x के मान x बराबर 0 ±π और ±2π पर वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होते, इसलिए ये इन बिंदुओं पर असतत होते हैं। और यदि इनके ग्राफ देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये फलन सर्वत्र सतत नहीं है, अर्थात किन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स जैसे 0 ±π ±2π आदि पर असतत होंगे। अगला है महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि बड़े कोष्ठक में x के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा पूर्णांक जो कि दी गई संख्या से जस्ट छोटा हो। ये फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पर इसका वक्र विच्छेदित हो जाता है। देखिए कैसे, यदि आप ध्यान दें तो इसका वक्र बनाने के लिए आपको बार बार पेंसिल उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है। इसी प्रकार ही अन्य बहुत सारे फलन असतत होने की श्रेणी में आ सकते हैं, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक बात की जांच करनी चाहिए, यदि किसी बिंदु पर किसी फलन का मान वास्तविक संख्या प्राप्त ना हो तो पक्का वह उस बिंदु पर असतत होगा। इस प्रकार हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सतत फलन और असतत फलनों के उदाहरण देखे हैं, जिनको भविष्य के लिए हम याद करके रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सतत फलनों के गुणधर्म। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई दो फलन f(x) और g(x) सतत हों तो उनके जोड़, घटाव, गुणा, भाग और उनके संयुक्त फलन से बनने वाले नए फलन भी सतत होते हैं। इस प्रकार इन गुणधर्मों को भी हम याद रखेंगे। अंत में एक विशेष बात, यदि कोई फलन f(x) x बराबर a पर सतत हो तो और आपको fa का मान ज्ञात करने को कहा जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। fa = लिमिट x टेंड्स टू a
fx। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मापांक फलन को मापांक रहित करना। इसके लिए मैं आपकी बुक में दिए गए 3 या 4 एग्जाम्पल हैं, उन्हीं को ही सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे किसी फलन का मापांक हटाकर उसको मापांक रहित किया जाता है। इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 का मोड प्लस एक्स माइनस 2 का मोड। अब आपने पहला काम जो करना है वो ये कि मापांक के अंदर दिए गए मानों को 0 को इक्वल रखकर हम x के मान ज्ञात करेंगे। तो पहले पद से x का मान मिलेगा 1 और दूसरे पद से x का मान मिलेगा 2। अब इस 1 और 2 को वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर आलेखित करना है और इन 2 बिंदुओं की वजह से ये वास्तविक संख्या रेखा 3 भागों में बंट चुकी है। इस भाग की बात करें तो 1 से छोटे मान होंगे, इस भाग की बात करें तो 1 और 2 के बीच के मान होंगे और इस भाग की बात करें तो 2 से बड़े मान होंगे। इसलिए पहला एरिया बनेगा x लेस देन 1 के लिए, दूसरा एरिया बनेगा x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 के लिए और तीसरा हिस्सा बनेगा x ग्रेटर देन 2 के लिए। इसके बाद एक बात माइंड में रखनी है कि जो संख्या लेफ्ट साइड में हो उसके मापांक का चिन्ह नहीं बदलना है और जो संख्या राइट साइड में हो उसके मापांक का चिन्ह बदल दिया जाए। यहाँ पर इसका मतलब कुछ ऐसा है कि x बराबर जो एक संख्या है वो x माइनस 1 के मोड से रिलेटेड है और x बराबर 2 जो है वो x माइनस 2 के मोड से। इसके बाद हम पहले लिखते हैं x लेस देन 1 पर। इसके लिए आपका फलन का जो रूप है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। अब आप देखिए कि x लेस देन 1 के राइट साइड में है संख्याएं 1 और 2, लेफ्ट साइड में कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब x माइनस 1 के मोड का चिन्ह बदलना है और x माइनस 2 के मोड का चिन्ह भी हमें बदलना होगा। इस आधार पर इस पहले पद का चिन्ह यहाँ पे लिखा प्लस तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस और मोड की जगह इस्तेमाल कर लेंगे कोष्ठक का। इसी प्रकार दूसरे पद का चिन्ह बदलूंगा तो माइनस x माइनस 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 माइनस 2x। इसका मतलब x लेस देन 1 पर fx का मान आएगा 3 माइनस 2x। इसके बाद वाला जब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। ध्यान से देखिए इसके लेफ्ट साइड में संख्या 1 है और राइट साइड में संख्या 2 है और हमने देखा है कि जो लेफ्ट में उसके मापांक का चिन्ह नहीं बदलते और जो राइट में होता है उसके मापांक का चिन्ह बदल देते हैं। इस आधार पर x माइनस 1 के मोड का चिन्ह नहीं बदला जाएगा जबकि x माइनस 2 के मोड का चिन्ह बदल दिया जाएगा। इस आधार पर जब x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो तो fx का मान क्या बनेगा, पहले पद का चिन्ह नहीं बदलना है, बिना मोड के लिख देंगे और दूसरे पद का चिन्ह मोड हटाकर लिख देंगे और साथ में बदल देंगे चिन्ह। इस आधार पर इसका मान बनेगा 1। इसके बाद जब x का मान 2 से बड़ा है तो इसके लेफ्ट साइड में है 1 और लेफ्ट साइड में ही है 2, यानी अब इसके लिए हमें दोनों ही मापांक का चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए x ग्रेटर देन 2 पर हमें जो fx का मान मिलेगा वो आएगा बिना मोड का चिन्ह बदले x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, जिसको आगे हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 2x माइनस 3। अभी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी 2 बिंदु बचे हुए हैं 1 और 2 जो कि स्थिर बिंदु हैं, यानी यहाँ पर x का मान 1 है और x का मान 2। हम इन पर भी फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर जो fx का मान है वो इस मोड वाले फंक्शन के अंदर हमें x का मान 1 रखना है। तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 1 का मोड प्लस 1 माइनस 2 का मोड, जिसको हल करने पर हमें उत्तर मिलेगा 1। इसी प्रकार x बराबर 2 पर अगर हम fx का मान ज्ञात करते हैं तो वो आएगा 2 माइनस 1 का मोड प्लस 2 माइनस 2 का मोड, जिसका उत्तर भी हमें प्राप्त होगा 1।
इस प्रकार दिए गए फलन को पुनः लिखने पर हमें f(x) मिलेगा। पहला मान हमें प्राप्त हुआ था 3 माइनस 2x, जो कि x लेस देन 1 पे था। दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ था 1, जो कि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 पे था। तीसरा मान हमें प्राप्त हुआ था 2x माइनस 3, जो कि x ग्रेटर देन 2 पे था। फिर हमें प्राप्त हुआ था 1, जब x का मान 1 या 2 स्थिर बिंदु था। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखिए कि हमने इस f(x) को पुनः लिख लिया है जिसमें कोई भी मापांक नहीं है। इसका रूप पुनः भी बदला जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 स्थानों पर मान एक जैसे आ रहे हैं, तो इस 1 और 2 को इसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस आधार पर पुनः जो f(x) बनेगा वो बन जाएगा 3 माइनस 2x जब x का मान 1 से छोटा हो, 1 जब x का मान 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 2 या 2 से छोटा, लेकिन इक्वल 1 और इक्वल 2 पर भी यही मान हमें 1 मिल रहा था। और 2x माइनस 3 होगा जब x का मान 2 से बड़ा हो। ये दोनों ही रूप एकदम सही हैं। अगर आपको ये दूसरे वाला रूप लिखना ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पहले वाले रूप से भी काम चला सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार हमने किसी मापांक वाले फलन से मापांक हटाना सीख लिया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें f(x) इक्वल है mod x प्लस mod ऑफ x माइनस 1। इसमें पहले इस x को 0 के इक्वल रखते हैं तो x का मान प्राप्त होगा 0, और इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x का मान प्राप्त होगा 1। इन दोनों मानों को वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर आलेखित कर लेते हैं, जिसके आधार पर ये वास्तविक संख्या रेखा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, जिसके अंदर सबसे बाईं तरफ का हिस्सा है x लेस देन 0, बीच वाला है x लेस ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और सबसे राइट साइड में है x ग्रेटर देन 1। अब पहले x लेस देन 0 के लिए 0 और 1 इसके राइट हैंड साइड में हैं, इसलिए हम दोनों मोड के पदों का चिन्ह बदल देंगे। इसलिए x लेस देन 0 पर f(x) का मान हमें मिलेगा, पहले मोड का चिन्ह बदला और मोड की जगह लगा दिया कोष्ठक, दूसरे मोड का चिन्ह बदला और मोड की जगह लगा दिया कोष्ठक, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 2x। नेक्स्ट, जब x का मान 0 और 1 के मध्य हो तो 0 है इसके लेफ्ट हैंड साइड में और 1 है इसके राइट हैंड साइड में। इसका मतलब 0 वाले पद का चिन्ह नहीं बदलना है और 1 वाले पद का चिन्ह बदल देना है। इस आधार पर जब x का मान 0 और 1 के मध्य होगा पर f(x) का जो मान बनेगा, पहले पद का चिन्ह नहीं बदलना है और दूसरे पद का चिन्ह बदल देना है, जिसके आधार पर इसका उत्तर बनेगा 1। अंत में जब x का मान 1 से बड़ा है तो इसके लिए दोनों ही मान यानी 0 और 1 इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए मोड के पदों का चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए x ग्रेटर देन 1 पर f(x) का मान बनेगा x प्लस x माइनस 1। मोड को हटाने पर उत्तर बनेगा 2x माइनस 1। अब बचे दो स्थिर बिंदु x बराबर 0 और x बराबर 1, जिन पर हम पुनः फलन का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 पर जो आपको फलन मिलने वाला है वो है 0 का मोड प्लस 0 माइनस 1 का मोड, जिसको हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा 1। और x बराबर 1 पर इसी प्रकार यदि फलन का मान ज्ञात करें तो बनेगा 1 का मोड प्लस 1 माइनस 1 का मोड, जिसको पुनः हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 1। इस प्रकार दिए गए फलन को पुनः लिखने पर हमें मिलेगा f(x) बराबर। इस प्रकार दिया गया फलन पुनः मापांक रहित बन चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में f(x) जो है वो है x माइनस 1 का मोड, 2 गुणा में x माइनस 2 का मोड और प्लस 3 गुणा में x माइनस 3 का मोड। मोड के अंदर वाली वैल्यू को 0 रखने पर हमें बिंदु मिलेंगे x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, जिन्हें वास्तविक संख्या रेखा पर आलेखित कर लेते हैं, जिससे ये वास्तविक संख्या रेखा 4 हिस्सों में बंट जाएगी। सबसे लेफ्ट साइड में होगा 1 से छोटे मान यानी x लेस देन 1,
दूसरा जो मान बनेगा वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। नेक्स्ट बनेगा 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और आखिरी जो सबसे राइट हैंड साइड है वो है 3 से बड़े वाला हिस्सा। अब x लेस देन 1 के लिए 1, 2 और ये 3 इसके राइट हैंड साइड में हैं, इसलिए इन सभी से संबंधित मोड के चिन्ह को बदला जाएगा। इसलिए x लेस देन 1 पर fx का मान जो बनेगा, हर एक मोड को हटा के उसके आगे का चिन्ह बदल दूंगा। तो पहला बनेगा -x-1 का मोड हटा दिया है, -2 कोष्ठक में x-2 -3 और कोष्ठक में x-3, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 14 - 6x। अब दूसरे हिस्से यानी जब x का मान 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है, उसके लिए 1 तो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए पहले मोड का चिन्ह नहीं बदला जाएगा, और 2 और 3 इसके हैं राइट साइड में, इसलिए बाकी बचे हुए दोनों का चिन्ह बदला जाएगा। इसलिए x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 पर जो हमें मिलने वाला है, उसमें पहले वाले पद का चिन्ह मत बदलिए, बाकी दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। इस आधार पर इसका मान बनेगा 12 - 4x। अब जब x का मान 2 और 3 के बीच में है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और 2 और राइट हैंड साइड में है 3, तो 1 और 2 का चिन्ह नहीं बदलेंगे, जबकि 3 वाले पद का चिन्ह बदल देंगे। इस आधार पर जब x का मान 2 और 3 के बीच में हो, तो fx का मान बनेगा, पहले वाले पद का चिन्ह नहीं बदलना है, दूसरे वाले पद का चिन्ह भी नहीं बदलना है, जबकि तीसरे वाले पद का चिन्ह बदल देना है। इस आधार पर हमें मान प्राप्त होगा 4। अंत में जब x का मान 3 से बड़ा है, तो प्रत्येक बिंदु इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इनमें से किसी के भी पद का चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर जब x का मान 3 से बड़ा होगा, उस पर फलन के मान को ज्ञात करने के लिए किसी भी मोड के चिन्ह को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और मोड के स्थान पर हम इस्तेमाल कर लेंगे कोष्ठक का, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा 6x - 14। अब बचे हैं 3 स्थिर बिंदु x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, जिन पर हम पुनः फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें f बराबर 1 का मान पूर्व की भांति ज्ञात करने पर मिलेगा 8, और 2 पर मान ज्ञात करेंगे तो हमें पूर्व की भांति मिलेगा 4, और 3 पर मान ज्ञात करेंगे तो भी हमें मिलेगा 4। इस प्रकार दिए गए फलन को पुनः लिखने पर हमें fx कुछ ऐसा मिलेगा। तो इस प्रकार हमने इस फलन के लिए भी मापांक हटा दिया है। इस सीरीज के आखिरी एग्जाम्पल में हमारे पास है x-2 का मोड प्लस 2 गुणा में x-3 का मोड। तो मोड के अंदर की वैल्यू को 0 रखने पर हमें जो बिंदु प्राप्त होंगे वो होंगे x बराबर 2 और x बराबर 3, जिन्हें वास्तविक संख्या रेखा पर आलेखित कर लेते हैं, जिससे वास्तविक संख्या रेखा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। सबसे लेफ्ट में होगा x लेस देन 2, बीच में होगा x का मान 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और आखिर में यानी सबसे राइट साइड में x का मान होगा 3 से बड़ा। अब सबसे पहले x लेस देन 2 के लिए 2 और 3 इसके RHS में हैं, इसलिए दोनों पदों का चिन्ह बदल देंगे। इसलिए x लेस देन 2 पर fx जो बनेगा, दोनों पदों के आगे माइनस लगा दिया, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 8 - 3x। अब बीच वाले पद के लिए 2 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और 3 आएगा राइट हैंड साइड में, इसलिए पहले पद का चिन्ह नहीं बदलेंगे, जबकि 3 वाले पद का चिन्ह बदल देंगे। इस आधार पर जब x का मान 2 और 3 के बीच होगा, तो हमारे पास fx बनेगा x - 2 गुणा में x - 3, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4 - x। x ग्रेटर देन 3 के लिए दोनों ही पद इसके लेफ्ट हैंड साइड में बन रहे हैं, इसलिए दोनों ही x - 2 और x - 3 का चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए x ग्रेटर देन 3 पर हमें fx का मान मिलेगा, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3x - 8।
अब बचे हुए बिंदु हैं x बराबर 2 और x बराबर 3, जिन पर फलन के मान ज्ञात करते हैं। तो हमें f2 का मान प्राप्त होगा 2 और f3 का मान प्राप्त होगा 1। इस आधार पर दिए गए फलन को पुनः लिखने पर, जो कि एक मापांक रहित फलन है, तो इस प्रकार हमें फलन को मापांक रहित करना आना चाहिए, जो कि आगे भी आपको कई जगह काम में आएगा। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।